इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एशली है। आज उसका शौहर पूरे 1 साल जेल में गुजारने के बाद रिहा होने वाला है। एशली खुद अपने शौहर को लेने के लिए जेल जाती है। उसके शौहर का नाम मैक्स है। मैक्स जेल से बाहर आकर सीधा एशली की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। 1 साल के लंबे वक्फे के बाद मिलने की वजह से शुरू में दोनों को सब कुछ थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन लंबे रास्ते में बातें करते करते आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होने लगता है। मैक्स उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। इशली जवाब देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब वो स्कूल भी जाने लगा है और आजकल अपनी नानी के पास रहता है। दोनों सीधा अपने घर की तरफ जा रहे थे। वो दोनों रास्ते में गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां इशली अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा रही थी और मैक्स कुछ जरूरी सामान लेने के लिए गैस स्टेशन के जनरल स्टोर के अंदर चला जाता है। वहां टाउन का एक पुलिस ऑफिसर उस स्टोर के मालिक से किसी लापता आदमी के बारे में पूछगछ कर रहा होता है। तभी दुकानदार उसे बताता है कि मुझे लगता है कि इसे जरूर बिगफुट ले गया है। दरअसल उस शहर में एक कहानी बहुत मशहूर है कि काफी साल पहले इस शहर के जंगलों में एक जानवर जैसे मखलूक रहा करते थे, जिन्हें बिगफुट कहा जाता था। शहर के कई लोग आज भी यकीन रखते हैं कि वो मखलूक आज भी इन जंगलों में मौजूद है। ये दुकानदार भी बिगफुट की इस कहानी पर पूरी तरह यकीन रखता था, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। इसलिए वो दुकानदार से कहता है कि इन फजूल बातों को छोड़ो और अगर तुम्हें ये लापता आदमी कहीं भी नजर आए तो फौरन मुझे इत्तिला देना। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए ऑफिसर सिर्फ उस आदमी की तस्वीर को एक नोटिस बोर्ड पर लगा देता है, जहां पहले ही कई लापता लोगों की तस्वीरें लगी हुई थीं। मैक्स तो अपनी शॉपिंग में मगन था और शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद जब वो एशली के पास वापस जाने लगा तो उसने देखा कि दुकान के बाहर कुछ शिकारी खड़े हैं जो एशली को बहुत बुरी नजर से देख रहे हैं। इन शिकारियों का एक पूरा ग्रुप था और ये शिकारी मैक्स को मुजरिम कहकर छेड़ते हैं, लेकिन दोनों इनकी बातों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके वहां से चले जाते हैं। रास्ते में मैक्स गाड़ी के अंदर बियर पीने लगता है और एशली इसे पीने से रोकती है, क्योंकि उसे मैक्स का सिगरेट नोशी और शराब पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो गुस्से में उससे कहती है कि अभी तुम्हें जेल से निकले थोड़ी देर हुई है और तुम फिर से पीना शुरू हो गए हो। फिर दोनों में बहुत तेज बहस हो जाती है, क्योंकि इसी नशे की वजह से ही मैक्स जेल गया था। वो दोनों बहस में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि इशली को अपनी गाड़ी के सामने अचानक आया हुआ एक आदमी नजर ही नहीं आता और वो उसे अपनी गाड़ी से बहुत जोर से टक्कर मार देती है। दोनों घबराकर उस आदमी को चेक करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस आदमी को उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी दोनों टांगें कट चुकी हैं और उसके जिस्म पर काफी गहरे निशानात हैं। इसकी ऐसी हालत देखकर ये दोनों फौरन समझ जाते हैं कि ये सब सिर्फ गाड़ी से टकराने की वजह से नहीं हुआ होगा। साफ लग रहा था कि इस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा। वो आदमी तड़पते हुए इन दोनों के सामने ही दम तोड़ देता है। अब हमें कैमरे के एंगल से पता चलता है कि कोई है जो उनको छुपकर देख रहा है। एशली घबराकर पुलिस को कॉल कर रही थी, लेकिन मैक्स उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अभी अभी तो वो जेल से छूट कर आया है और इन सब चीजों से वो वापस किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन एशली फिर भी पुलिस को कॉल करके बता देती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। वो उन्हें अपनी सही लोकेशन भी दे देती है। तभी मैक्स को जंगल के अंधेरे में कुछ दिखाई देता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि ये क्या है, कोई उन पर बहुत तेजी से पत्थरों की बारिश करने लगता है। मैक्स जब दोबारा देखने के लिए अपना सर बाहर निकालता है तो उनमें से एक पत्थर आके सीधा उसके सर पर लगता है, जिसकी वजह से वो पीछे लड़कता हुआ खाई से होता हुआ सीधा दरिया में गिर जाता है। एशली चीखते हुए उसे बचाने जाती है, जहां वो देखती है कि मैक्स पानी में बेहोश हो चुका है। इसलिए वो बगैर सोचे समझे दरिया में कूदकर उसे पकड़ लेती है। पानी की लहरें तेज होने की वजह से दोनों दरिया के बहाव में आगे जाने लगते हैं और जब पानी की लहरें थोड़ी कम होती हैं तो दोनों किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन मैक्स अभी भी बेहोश था। एशली उसे मेडिकल प्रोसीजर देकर होश में लाती है। पानी बहुत ठंडा था, इसलिए अब दोनों को बहुत तेज सर्दी लगने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मखलूक उनकी गाड़ी को धकेलकर दरिया में फेंक देती है और ये मखलूक उस आदमी को अपने साथ ले जाती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। इधर मैक्स को अभी भी सर्दी लग रही थी, इसलिए एशली उसे दरिया से थोड़ा दूर एक महफूज जगह ले जाकर अपने लाइटर से आग जलाती है और अपने भीगे हुए कपड़ों को झाड़ियों पर फैला देती है ताकि वो सूख जाए। उसके बाद हम एक पुलिस शेरिफ को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जा रहा था। रास्ते में एक औरत उससे अपने लापता शौहर के बारे में पूछती है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए वो उस औरत को तसल्ली देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, हम आपके शौहर को जल्द ही ढूंढ लेंगे। अब स्टेशन के अंदर आने पर शेरिफ अपने डिप्टी से पूछता है कि क्या तुम बिगफुट की कहानी पर यकीन करते हो।
डिप्टी कहता है कि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन हम इसकी कहानी को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तभी एक लेडी ऑफिसर आती है और शेरिफ को बताती है कि अभी मुझे एक लड़की की कॉल आई थी जो बता रही थी कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही शेरिफ फौरन उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां ना कोई कार नजर आती है और ना ही कोई लाश। आसपास देखने पर कार के कुछ टूटे हुए हिस्से मिल जाते हैं, जिसके बाद वो डिप्टी को वहां कार निकालने के लिए बुलाता है। ओमा उसको झाड़ियों में छुपकर देख रहा होता है। डिप्टी वहां आकर क्रेन से कार को निकाल लेता है, जिसके अंदर उन्हें एशली और मैक्स की तस्वीर मिलती है। इधर जंगल में एशली और मैक्स दोनों वादा करते हैं कि मुस्तकबिल में अब वो कभी भी नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहेंगे। अगली सुबह एशली को अचानक वो आदमी नजर आता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आंख खुलने पर पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक ख्वाब था। तभी वो देखती है कि जहां पर उन्होंने रात को अपने कपड़े सिखाए थे वहां अब सिर्फ मैक्स के कपड़े थे और एशली के कपड़े वहां से गायब थे। इसीलिए मैक्स उसे अपनी शर्ट दे देता है और दोनों मदद की तलाश में दरिया के किनारे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन दरिया के खत्म होने पर उन्हें जंगल से गुजरना पड़ता है। जंगल में काफी देर तक चलने के बाद उन्हें महसूस होता है कि शायद कोई बहुत खामोशी से उनका पीछा कर रहा है। वो पीछा करने वाला ओमा होता है। ओमा के अंदर एक सलाहियत होती है कि वो खुद को जंगलों में मुकम्मल तौर पर छुपा सकता है। वो इस तरह जंगल में छुप जाता था कि वो दरख्त के तने से बिल्कुल मिल जाता था, जिससे किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता था। यहाँ ये बात साबित हो जाती है कि बिगफुट एक अक्लमंद शिकारी है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये वही शिकारी हैं जो उन्हें गैस स्टेशन पर मिले थे। ये दोनों उनसे मिलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूर थे, क्योंकि जंगल में भटकने से बेहतर है कि मदद मांगी जाए। इसीलिए एशली को वहां छुपाकर मैक्स अकेला उनसे मदद मांगने जाता है। वो मैक्स को देखकर उस पर हंसने लगते हैं। मैक्स उनसे कहता है कि बराहे मेहरबानी मुझे एक फोन कॉल करने दें ताकि मैं मदद बुला सकूं। तभी उनका लीडर, जिसका नाम बीडी था, वो कहता है कि जंगल में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए हम फोन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारे पास रेडियो है, मगर ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। मैक्स कहता है कि कम से कम मुझे मेन रोड तक जाने का रास्ता ही बता दो, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं। इधर एशली के साथ ओमा भी ये सब देख रहा था। ओमा चुपके से एशली के बाल काट कर ले जाता है। एशली को भी एहसास हो जाता है कि किसी ने उसके बाल काटे हैं, इसलिए वो डर कर भागते हुए मैक्स के पास आ जाती है। अब एशली को इस हालत में देखकर वो अचानक उनकी मदद करने लगते हैं। बेडी, एशली और मैक्स दोनों को कपड़े देता है, जिसके बाद वो सब यहां से आगे जाने लगते हैं। इधर शरीफ को पता चल जाता है कि इस कार को धकेल कर नीचे फेंका गया है और उसके ऊपर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। अब तो शरीफ को भी शक होने लगा है। डिप्टी भी उसे एक प्रोसरार औरत के बारे में बताता है जो कई सालों से जिंदा है और वो इंसान नहीं है। इधर रास्ते में बीडी फिर से इन लोगों का मजाक बनाने लगता है और एशली के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स करने लगता है। अपनी बीवी के बारे में ऐसा सुनकर मैक्स को उस पर बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन बेडी के पास बहुत ज्यादा आदमी थे, इसलिए मैक्स मजबूरी में उनको कुछ भी नहीं कहता। फिर इस ग्रुप के दो लोग अलग हो जाते हैं और उनमें से एक को दरख्त के पास कुछ अजीब सा साया नजर आता है, जो असल में योमा था, क्योंकि उसके पास छुपने की सलाहियत थी। तभी एक तीर आकर सीधा उसके गले के आर पार हो जाता है और वो वहीं मारा जाता है। उसके दूसरे साथी को भी गले में तीर लगता है, जिससे वो मदद के लिए चीख भी नहीं सकता। ये तीर योमा ने चलाए थे और अब आप देख सकते हैं कि योमा का निशाना कितना शानदार है। योमा उनके पास आकर उनकी आंखें निकाल देता है और उनके सर को बुरी तरह से कुचल देता है। अब इनकी आवाज सुनकर उनका तीसरा साथी उनको बुलवाने के लिए वहां आता है। तभी उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो डर कर भागता है, लेकिन पांव फिसलने से वो वहीं गिर जाता है और उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। तभी वहां योमा आ जाता है, जो कुल्हाड़ी से एक ही वार में इसका सर धड़ से जुदा कर देता है। इधर सब लोग एशली और मैक्स को तंग कर रहे थे। तभी अचानक एक तीर आकर एक आदमी के आर पार निकल जाता है। इतने में एक आदमी बिगफुट को देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन गोली बिगफुट की बजाय उसी के एक आदमी को लग जाती है और इस सीन में कुछ गोलियां मैक्स को भी लग जाती हैं, जिससे बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाता है। जबकि जो आदमी बिगफुट पर गोलियां चला रहा था उसे बिगफुट बड़ी ही चालाकी से दबोचकर गला काटकर मार देता है और अब बिगफुट एशली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एशली उससे बचकर कहीं छुप जाती है जहां पहले ही एक आदमी छुपा हुआ था। उनको लग रहा था कि अब वो दोनों महफूज है, लेकिन तभी बिगफुट उस आदमी को भी मार देता है। एशली इससे बचकर भागती है, लेकिन यूमा यानी बिगफुट उसे पकड़ लेता है। यूमा उसे वहां ले जाता है जहां उसने बाकी सबको मारा था। उसे वहां वही आदमी जिसका यूमा ने जबड़ा फाड़ा था, अब वो नहीं बचने वाला था, क्योंकि यूमा अपने पैर से उसके सर को एक ही वार में कुचल देता है।
इसके बाद यूमा वापस मुड़कर मैक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बैडी उस पर पीछे से गोली चला देता है, जिससे यूमा के कंधे पर गोली लगती है और वो जख्मी हो जाता है। फिर बैडी उसे बेहोश कर देता है और वो एशली के साथ उसे भी अपने साथ ले जाता है। इधर शेरिफ अपने डिप्टी के साथ एक जगह पर आता है, क्योंकि वहां एक औरत को कैंसर था और उसके लिए वहां रात को एक रस्म होने वाली थी, जिससे एक चुड़ैल आकर उसे अपने साथ ले जाती है। ये चुड़ैल वही पुरअसरार औरत है जिसके बारे में डिप्टी बात कर रहा था। अब हम देखते हैं कि वो चुड़ैल जंगल में अपने घर में मैक्स का इलाज कर रही है। सबसे पहले वो जड़ी बूटियों से मैक्स के जिस्म से सारी गोलियां निकाल देती है। फिर वो एक चीज खाकर मैक्स के जख्मों पर थूक देती है। बाद में उसके जख्मों पर टांके लगा देती है। अब इधर बिगफुट की गार में एशली को भी होश आ गया था। वो खुद को यूमा के ठिकाने पर बंधा हुआ पाती है। उसके ठिकाने पर ढांचों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। बाद में वो देखती है कि यूमा एशली के सामने ही बेडी को जिंदा चीरकर उसके जिस्म के हिस्से निकाल रहा था और अब वो एशली के साथ भी जबरदस्ती करने लगा था। इधर अब हम एक बार फिर इस रस्म वाले मंजर को देखते हैं, जहां सबके साथ शरीफ को भी मजबूरी में उनकी ड्रिंक पीनी पड़ती है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे खौफनाक मनाजिर नजर आने लगते हैं। उसे डिप्टी का चेहरा कभी डरावना लगता है तो कभी ठीक लगता है। शरीफ को रिवायती लिबास पहनकर रक्स करने वाले लोगों में बिगफुट की शक्ल नजर आने लगती है और अब वो देखता है कि जो आदमी रस्म कर रहा था वो औरत का पेट चीरकर उसका कैंसर बिल्कुल ठीक कर देता है, जिसमें इस औरत को जरा सा भी दर्द नहीं होता। शरीफ को यह सब देखकर बहुत पसीना आने लगता है, इसीलिए वो घबराकर टेंट से बाहर आ जाता है। अगले दिन सुबह जब मैक्स को होश आता है तो वो अपने पास शरीफ को देखता है। मैक्स फौरन इससे सितारा 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 के बारे में पूछता है। इधर शरीफ भी पहले बिगफुट की कहानी पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उसे भी सब कुछ समझ आ जाता है। शरीफ मैक्स को बताता है कि हमारे जंगलों में एक मखलूक रहती है जिसे बिगफुट या फिर यूमा कहते हैं। वो अफसर बताता है कि यह मखलूक दरअसल हमारे कबीले के पुराने लीडर हैं और एक जमाने में ये हमारे भी लीडर हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी रूह बिगफुट की शक्ल इख्तियार करके हमें डरा रही है। बिगफुट एक कदीम मखलूक है जो एक पुराने कबीले से ताल्लुक रखती है। वो बताता है कि इशली को बिगफुट उठा कर ले गया है। मैक्स कहता है कि बिगफुट के कंधे पर गोली लगी है और अब वो जख्मी और कमजोर है, इसलिए शरीफ बिगफुट को मारने के लिए और मैक्स एशली को ढूंढने के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। उन्हें मालूम था कि बिगफुट इंसानों और उनके हथियारों की बू सूंघ सकता है। बिगफुट को पता ना चले इसलिए वो अपने साथ पुराने हथियार ले जाते हैं और एक लिक्विड अपनी पूरी जिस्म पर लगा लेते हैं ताकि बिगफुट उन्हें सूंघ ना सके। लेकिन शरीफ अपने साथ ही गन ले लेता है और दोनों जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अभी पीछे से वो चुड़ैल इनका हौसला बढ़ाने के लिए ढोल बजाने लगती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि बिगफुट मारा जाए। इधर बिगफुट जबरदस्ती एशली को इंसानों का गोश्त खिलाता है और उन्हीं सब के दौरान एशली के मुंह में एक छोटी सी हड्डी आ जाती है। वो इस हड्डी को पत्थर पर रगड़कर नुकीला कर लेती है और जब बिगफुट उसके पास आता है तो वो इस हड्डी से इस पर हमला कर देती है, लेकिन इस हड्डी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी बिगफुट को इस ढोल की तेज आवाज सुनाई देती है जो चुड़ैल बजा रही थी और उसे पता चल जाता है कि कोई इससे लड़ने के लिए आ रहा है। इसके बाद बिगफुट एक जाल लेकर वहां से निकल जाता है। इसके जाते ही एशली भी अपनी रस्सी को काटकर आजाद हो जाती है और वहां पड़ी बंदूक लेकर निकल जाती है। अब ऑफिसर और मैक्स दोनों अलग अलग होकर बिगफुट को ढूंढने लगते हैं कि तभी शरीफ को उसके पास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, इसलिए वो अपनी बंदूक निकाल लेता है। पुलिस की बंदूक की आवाज सुनकर बिगफुट भी शरीफ के पास पहुंच जाता है और उस पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन शरीफ उसे गोली मार देता है, जिससे बिगफुट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शरीफ का गला काट कर उसे मार डालता है। इधर मैक्स जब तक गोलियों की आवाज सुनकर शरीफ के पास पहुंचता है तब तक बिगफुट वहां से भाग चुका होता है। मैक्स उसकी बंदूक अपने साथ रख लेता है और बिगफुट के खून को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, जहां वो सितारा 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 को भी देख लेता है जो बिगफुट को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। मैक्स उसे वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन एशली उसी समत में चली जाती है जहां बिगफुट गया था। एशली बिगफुट को गोली मार देती है। सबको लगता है कि वो मर गया है, जिसके बाद वो मैक्स के साथ भागने लगती है और जब दोनों आराम करने के लिए रुकते हैं तो उन्हें अचानक बिगफुट की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा है। मैक्स एशली को बचाना चाहता है, इसलिए वो अकेला बिगफुट से मुकाबला करने के लिए वहीं रुक जाता है और एशली को वहां से भेज देता है। मैक्स बिगफुट के पास जाकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसे गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दौड़कर मैक्स के पास आता है और उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेता है, लेकिन इसी वक्त मैक्स एक छुरी से उसके हाथ पर हमला कर देता है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। फिर मैक्स एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर भागने लगता है कि अचानक उसका पांव बिगफुट के लगाए हुए एक जाल में फंस जाता है।
बिगफुट आकर एक बार फिर मैक्स को पकड़ लेता है, लेकिन मैक्स हार नहीं मानता और लकड़ी के टुकड़े से बार बार उसे मारता रहता है, जिससे आखिरकार बिगफुट की मौत हो जाती है। लेकिन उसे यकीन नहीं आता कि यह दरिंदा मर गया है, इसलिए वो एक बड़ा पत्थर लेकर उसके सर को बहुत बुरी तरह से कुचल देता है। इधर एशली भी भागते हुए हाईवे तक पहुंच जाती है, जिसके बाद अब हम कैमरे में एक बार फिर मैक्स को देखते हैं, जिसके जिस्म में बहुत सारे तीर लगे हुए थे और अब वो बस मरने ही वाला था। उसे तीर मारने वाले कोई और नहीं बल्कि बिगफुट के उसी कबीले के बचे हुए अफराद होते हैं, जिसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।